बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 18 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है लेजर। स्टूडेंट्स, लेजर होता क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जो लेजर का वर्ड है, इसके अंदर 5 अल्फाबेट्स इस्तेमाल हुए हुए हैं। इन 5 अल्फाबेट्स का इस्तेमाल क्लियर कर लीजिए, इसका मतलब क्लियर कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कि लेजर क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहला अल्फाबेट एल, ये हम इस्तेमाल करते हैं लाइट के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? लाइट के लिए। लाइट क्या है? एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, जिन्हें आप क्वांटम और फोटॉन भी कहते हैं। क्वांटा या फोटॉन भी कहते हैं। ये वो एनर्जी है, लाइट वो एनर्जी है जिसकी स्पीड 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, राइट? यानी वो एनर्जी जो इस स्पीड से ट्रेवल करे, उस एनर्जी को आप लाइट कहते हैं। तो जो पहला अल्फाबेट है एल, ये इस्तेमाल की जाती है लाइट के लिए। ये इस्तेमाल हम लोग करते हैं लाइट के लिए, राइट? ठीक है, आते हैं दूसरे अल्फाबेट पर, ए। ए ए का मतलब होता है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन, और एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एनर्जी इंक्रीज हो जाती हो। टू इंक्रीज एनर्जी, टू इंक्रीज एनर्जी। ए एम्प्लीफिकेशन, और एम्प्लीफिकेशन का मतलब एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एनर्जी इंक्रीज होती हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वक्त मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये साउंड आप लोगों तक पहुंच रही होगी। अगर इसके सामने आप एम्पलीफायर रख दें, क्या होगा? पूरी बिल्डिंग में इसकी आवाज जा रही होगी। एम्पलीफायर में एम्पलीफिकेशन का फिनोमेना हुआ, एनर्जी इंक्रीज करने का फिनोमेना हुआ। एल ए का मतलब हुआ लाइट एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन करनी है, किसकी करनी है? लाइट की। तो जब लाइट की एम्पलीफिकेशन आप कर देंगे तो सिचुएशन क्या होगी? सिचुएशन ये होगी कि फोटॉन्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। यानी इस वक्त आप जिस रूम में हैं, उस रूम में जो लाइट ओपन है, मैं कहूं कि उसकी एम्पलीफिकेशन करवा दीजिए, तो एम्पलीफिकेशन का मतलब है लाइट वही होगी, कमरा रोशन बहुत ज्यादा होगा, कमरे में रोशनी बेइंतहा ज्यादा होगी। और रोशनी ज्यादा होने का मतलब है कि विजिबिलिटी बढ़ गई है, इंटेंसिटी बढ़ गई है। इंटेंसिटी जब बढ़ती है तो चीजों की विजिबिलिटी आसान हो जाती है। तो एल ए का मतलब हुआ लाइट एम्पलीफिकेशन। ठीक, चलिए, ये दो वर्ड का मतलब आपने सीख लिया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एस। एस का मतलब है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिनमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों। नंबर एक, लाइट्स
मोनोक्रोमेटिक बन जाए, यानी जिस लाइट को आप स्टिमुलेट करना चाहते हैं वो लाइट सारी की सारी एक कलर की बनेगी, यानी मोनोक्रोमेटिक बनेगी। मोनोक्रोमेटिक बनेगी, क्रोमेटिक यानी एक ही कलर की बनेगी, सेम कलर, यूनिक कलर, सेम कलर, यूनिक कलर की बनेगी। मोनोक्रोमेटिक, एक कलर। नंबर 2, सारी की सारी लाइट्स कोहेरेंट होंगी, कोहेरेंट होंगी, कोहेरेंट होंगी मतलब इन फेज होंगी, इन फेज होंगी मतलब एक ही एंगल से प्रोपेगेट करेगी, सेम एंगल ऑफ प्रोपेगेशन, सेम एंगल ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन एक ही एंगल से प्रोपेगेट होंगी। नंबर 3, सारी की सारी लाइट्स कॉलीमेटेड होंगी। कॉलीमेटेड का मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, एक ही लाइन में ट्रेवल करेगी, सेम लाइन ऑफ प्रोपेगेशन, सेम लाइन ऑफ प्रोपेगेशन, सेम लाइन ऑफ प्रोपेगेशन। फिर सुनिएगा, हमने आपको एक लाइट दिया, फोटोन दिया, लाइट दिया, मैंने कहा उसकी स्टिमुलेशन कर दीजिए, मैंने कहा उसकी स्टिमुलेशन कर दीजिए। स्टिमुलेशन का मतलब है आप एक ऐसा प्रोसेस परफॉर्म कीजिए जिसमें वो फोटोन मोनोक्रोम हो जाए, मोनोक्रोमेटिक हो जाए, कोहेरेंट हो जाए और कॉलीमेटेड भी हो जाए, मतलब सारी की सारी फोटॉन्स एक ही कलर की हो जाए, एक ही एंगल से प्रोपेगेट करे, कोहेरेंट हो जाए और एक ही डायरेक्शन में जाए, कॉलीमेटेड भी हो जाए। जब लाइट्स में ये 3 चीजें आप जनरेट करवा दे तो मैं कहूंगा कि वो लाइट स्टिमुलेट हो गई है। तो एस का मतलब स्टिमुलेशन है। मेरा ख्याल है ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगले अल्फाबेट पर आते हैं, ई। ई इस्तेमाल करते इमिशन के लिए, इमिशन, इमिट, इमिट से निकला है, निकलना। और आर रेडिएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन का मतलब भी होता है टू इमिट, निकलना, बाहर निकलना। ई का मतलब इमिशन और आर का मतलब रेडिएशन, दोनों का मतलब एक ही है, बाहर निकलो। पर स्टूडेंट्स, दोनों के कॉन्सेप्ट में फर्क है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इमिशन और रेडिएशन में फर्क क्या है। फर्ज कीजिए कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्लास से बाहर चले जाइए, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, क्लास से बाहर जाइए। फिर मेरा एक दूसरा स्टेटमेंट है, क्लास से बाहर जाइए और दरवाजे पर खड़े रहिए। फर्क है ना दोनों में। पहले स्टेटमेंट का मतलब है क्लास से बाहर जाइए, यानी बाहर जाने के बाद अब आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे करें। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में मैंने क्या कहा, क्लास से बाहर जाइए, दरवाजे पे खड़े हो जाइए, यानी इमिट होने के लिए भी कहा लेकिन कंडीशन भी अप्लाई हो गई है। इमिट होने के लिए कहा लेकिन कंडीशन भी अप्लाई हो गई है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो गौर से सुनिएगा, ई इमिशन मतलब बाहर जाओ, बाहर जाने के बाद आपकी मर्जी है, इमिट हो जाओ, उसके बाद जो चाहो करो। आर का मतलब रेडिएशन, इमिट होना है लेकिन कंडीशन भी अप्लाई होगी। आर का मतलब रेडिएशन, इमिट हो जाओ, इमिट हो, टू इमिट, बट कंडीशन विल बी अप्लाइड। तो गौर से देखिएगा, एम्प्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ई और स्टिमुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं आर। देखिएगा, एम्प्लीफिकेशन का मतलब है टू इंक्रीज एनर्जी, एनर्जी बढ़ा दो, एनर्जी बढ़ा दो
बस उसके बाद मतलब नहीं है एनर्जी, वो लाइट कहीं भी जाए, बस एनर्जी बढ़ा दो। बढ़ाने के बाद कोई कंडीशन अप्लाई नहीं। एस स्टिमुलेशन, एनर्जी इमिट करो, लेकिन ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। मोनोक्रोम भी हो, कोहेरेंट भी हो, कॉलीमेटेड भी हो, तो वर्ड इस्तेमाल होगा रेडिएशन। तो लेजर स्टैंड क्या करता है देखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन emissions of radiation, यानी लेजर का वर्ड स्टैंड करता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशंस emissions of radiation। स्टूडेंट्स, लेजर एक ऐसा डिवाइस है जो स्टिमुलेटेड बीम्स प्रोड्यूस करता है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बीम प्रोड्यूस करता है। लेजर एक ऐसा डिवाइस है जो ऐसी बीम प्रोड्यूस करता है जो स्टिमुलेट हुई भी हो। स्टिमुलेट का मतलब है एक ऐसी लाइट, ऐसी एनर्जी जो हर लाइट की प्रेजेंस में अपने आप को डिफरेंशिएट करे। जितनी भी लाइट है, सनलाइट भी क्यों ना हो, उसकी मौजूदगी में भी लेजर लाइट, लेजर बीम, लेजर फोटोन अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा, बताएगा कि मेरी एग्जिस्टेंस यहां पर है। राइट? स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस वक्त लेजर एक टेक्नोलॉजी का नाम है, टेक्नोलॉजी का नाम है। मेडिकल साइंस में लेजर की बेतहा टेक्नोलॉजी आई हुई है। मेडिकल साइंस में लेजर की टेक्नोलॉजी बेतहाशा यूज हो रही है। अक्सर सुना है कि ये ट्रीटमेंट लेजर ट्रीटमेंट होगी। मेडिकल साइंस में लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेतहा बढ़ गया है। लेकिन इस क्लास में हम आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेजर होता क्या है, लेजर कहते किसको हैं। राइट? ये तो भी हमने समझा कि लेजर का मतलब क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग ये देखेंगे कि लेजर की प्रोडक्शन कैसे होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे लेजर बीम प्रोड्यूस करके दें, तो इसकी प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल है, यानी आप कैसे करेंगे, देखिएगा। मैंने टाइटल दिया ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब लेजर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे होगी, ऑपरेशंस, लेजर ऑपरेशंस। सुनिए गौर से स्टूडेंट्स, बोहर थ्योरी में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और ट्रांजिशन भी करता है, जंप भी करता है। ये दो स्टेट्स हैं, दो तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक एटम में रहता है। स्टूडेंट्स, आप में से कोई क्या ये जानता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो कितनी देर तक एक ऑर्बिट में स्टे करता है और कितने टाइम के बाद वो जंप कर जाता है किसी दूसरे ऑर्बिट में। फिर सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। क्या आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक एक ऑर्बिट में स्टे करता है और फिर चला जाता है दूसरे ऑर्बिट में? जितनी देर तक एक ऑर्बिट में रहता है उस टाइम को कहते हैं लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की लाइफ टाइम कितनी है? लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितनी है? वो है 10⁻⁻⁸ सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट में 10⁻⁸ सेकेंड तक स्टे करता है और फिर जंप कर जाता है दूसरे ऑर्बिट में। इसे कहते हैं लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आपने इलेक्ट्रॉन की लाइफ टाइम को इंक्रीज करनी है। कैसे करनी है ये डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ एक प्रोसीजर देख रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन की लाइफ टाइम इंक्रीज करनी है और लाइफ टाइम इंक्रीज करके अप टू 10⁻³ सेकंड तक करना है। लाइफ टाइम इंक्रीज करके 10⁻³ सेकंड तक करना है, यानी उसको रोकना है कि 10⁻³ सेकंड तक वो एक ऑर्बिट में स्टे कर जाए। ये कैसे पॉसिबल है, ये तो एक अलग डिटेल है। अभी सिंपली एक प्रोसीजर समझते हैं कि स्टिमुलेशन होती कैसे है। अज्यूम कीजिए आपने एक इलेक्ट्रॉन की लाइफ टाइम बढ़ा दी, 10⁻³ सेकंड कर दी। एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में इतनी देर तक स्टे कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड तक जिस ऑर्बिट में स्टे करेगा उस ऑर्बिट को कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। यानी आपको सबसे पहले मेटास्टेबल स्टेट जनरेट करनी है। एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट में 10⁻³ सेकंड तक रोक के रखना है। अज्यूम कीजिए ये काम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में 10⁻³ सेकंड तक स्टे कर रहा है। मेटास्टेबल स्टेट आपने जनरेट कर दी है। स्टेट का मतलब ऑर्बिट। एक ऑर्बिट आपने ऐसा जनरेट किया जिसमें इलेक्ट्रॉन इतनी देर तक रह रहा है। उस ऑर्बिट की एनर्जी को कहिए E1, राइट। जब मेटास्टेबल स्टेट जनरेट हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को वहां से जंप करवा दीजिए ग्राउंड स्टेट में, ऑर्बिट नंबर 1 में। यहां से जंप करवाइए, जंप करवाइए ग्राउंड स्टेट में, ऑर्बिट नंबर 1 में। जब इलेक्ट्रॉन मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करता है, जंप करता है, तो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। जब इलेक्ट्रॉन मेटास्टेबल स्टेट से जंप करके ग्राउंड स्टेट में आता है, ऑर्बिट नंबर 1 में आता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो फर्स्ट कीजिए पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ गया। इस एनर्जी लेवल को E2 का नाम दीजिए। जैसी ग्राउंड स्टेट जनरेट हो जाए आप दोबारा इलेक्ट्रॉन को जंप करवाइए एक्साइटेड स्टेट में, मतलब एनी हायर ऑर्बिट में। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। और जैसे ही ऑप्टिकल पंपिंग का फिनोमेना कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ऊपर के किसी ऑर्बिट में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी की जिस शक्ल में होगी वो स्टिमुलेटेड बीइंग प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से स्टिमुलेशन का फिनोमेना कंप्लीट होता है, राइट स्टूडेंट्स। इस प्रोसेस को अगर आप समझ लेते हैं, कॉन्सेप्चुअली रखते हैं यार, तो आप अपनी वर्डिंग में भी पेपर में लिख सकते हैं। लर्निंग की कोई जरूरत नहीं है।
इस प्रोसेस को दोबारा देखना हो, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कीजिए, रिव्यू लीजिए, वापस जाइए और पूरा वीडियो फिर देखिए, ताकि ये सारा प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, समझ में आ जाए। राइट, यानी ये हमने देखा कि लेजर बीम की प्रोडक्शन होती कैसे है। स्टूडेंट्स, लेजर का कॉन्सेप्ट कैसे ड्राइव हुआ, पहला लेजर कौन सा डिस्कवर हुआ, जरा हम लोग उस पर भी बात करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि लेजर हाई इंटेंसिटी बीम होती है जिसकी पेनिट्रेशन पावर बेनता हाई होती है और दूसरी तमाम लाइट्स की प्रेजेंस में अपने आप को डिफरेंशिएट भी करती है। इस वक्त लेजर सॉलिड, लिक्विड, गैस हर फॉर्म में अवेलेबल है। इस वक्त लेजर एक टेक्नोलॉजी की शक्ल में है। हम लोग तो सिर्फ ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि लेजर होता क्या है, लेजर का कॉन्सेप्ट आया कैसे है। राइट, सोचें कि जो टेक्नोलॉजी हो तो उसको कंप्लीटली स्टडी करने में कितना टाइम लगेगा। हम तो सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि लेजर होता क्या है। स्टूडेंट्स, पहला लेजर का जो कॉन्सेप्ट ड्राइव हुआ वो लेजर था रूबी लेजर। रूबी लेजर, रूबी लेजर। रूबी एक क्रिस्टल को कहा जाता है, दुनिया का दूसरा महंगा तरीन क्रिस्टल है डायमंड के बाद। रूबी क्रिस्टल्स को अगर आप देखते हैं तो वो हर वक्त चमकता हुआ नजर आता है, ऐसा लगता है कि उसमें से लाइट निकल रही है। पर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रूबी क्रिस्टल में से कोई लाइट नहीं निकलती। रूबी क्रिस्टल एक ऐसा सब्सटेंस है जो सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। जैसे फर्ज करें ये रूबी क्रिस्टल है जिसकी लेंथ नॉर्मली 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये अगर रूबी क्रिस्टल है तो इसकी सराउंडिंग में जो एनर्जी मौजूद है ये इसको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब तो कर ले, पर रखेगा, रखने की जगह सरफेस होती है, तो वो सारी एनर्जी सरफेस पे रहती है। तो हमें ऐसा लगता है कि सरफेस से एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रेडिएट हो रही है, पर वो एक्चुअल में सराउंडिंग की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। रूबी एक ऐसा क्रिस्टल है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना हुआ होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना हुआ होता है, इसमें कुछ मिक्सिंग होती है क्रोमियम आयंस की, मिक्सिंग होती है क्रोमियम आयंस की। 3500 एल्यूमिनियम का आयन होगा तो एक क्रोमियम का आयन होगा, इस रेशो में इसकी मिक्सिंग होती है। राइट, तो स्टूडेंट्स, लेजर का कॉन्सेप्ट कैसे ड्राइव हुआ, अब वो जरा एक्सपेरिमेंट को भी देख लीजिए। सबसे पहले एक लैंप लीजिए, लैंप यानी जिसमें से रोशनी निकलती हो, लाइट निकलती हो, जैसे लाइट, स्क्रीन सेवर, एलईडी लाइट, कोई भी लाइट, लेकिन शेप कुछ इस तरह की हो, शेप कुछ इस तरह की हो, शेप कुछ इस तरह की हो, इस तरह की, यानी स्प्रिंग की शेप में। इसके अंदर एक गैस फिल हुआ होता है, ज़ीनॉन गैस। इसमें गैस फिल हुआ होता है, नॉर्मली इसे ज़ीनॉन गैस कहते हैं। स्टूडेंट्स, लैंप से जो लाइट बाहर निकलती है इसका फिनोमिना सिंपल क्या होता है? फिनोमिना सिंपल ये होता है कि हम इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन इस गैस से करवाते हैं। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस गैस, ज़ीनॉन गैस से जाकर हिट करता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी ट्रांसपेरेंट वॉल से बाहर निकलती है जिसे हम लोग लाइट कहते हैं, और ओवरऑल डिवाइस को लैंप का नाम दिया जाता है। अच्छा, ये फर्ज कीजिए कि इस शेप में आपने एक लैंप लिया, उसके बाद एक रूबी क्रिस्टल ले लीजिए। रूबी क्रिस्टल को
ये जो होल है, ये होल इसके दरमियान में से पास कीजिए। जैसे ये होल है, ये होल है, इसके दरमियान में से पास कीजिए यूं, यानी इसके दरमियान में से पास कीजिए। ये पास किया आपने, ये आपने पास किया दरमियान में से। एक साइड पर प्लेन मिरर लगा दीजिए। प्लेन मिरर लाइट्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कीजिए। ये वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज सोर्स है, ये हाई वोल्टेज सोर्स है। स्टूडेंट देखिए होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होगा। इन गैसेस को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगी, यानी उससे जाकर कोलिजन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ट्रांसपेरेंट वॉल से बाहर निकलेगी, यानी लाइट ऑन हो गई है, लैंप ऑन हो गया है। अब होता क्या है कि जैसी लैंप ऑन हुआ, यानी एनर्जी बाहर निकलनी शुरू हुई, सामने ही पड़ा है रूबी क्रिस्टल, यानी बिल्कुल इसकी सराउंडिंग में, जैसे ये रूबी क्रिस्टल है, इसके अराउंड लैंप है, लैंप से एनर्जी निकल रही है और दरमियान में ये है। इसका काम ही सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। ये सारी की सारी एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी रखेगा कहां, सरफेस पे। तो एनर्जी तो बेनता इसको मिल गई है। जब सरफेस पे रखेगा तो सरफेस पर आने के बाद वो एनर्जी अपनी जगह बनाएगा होल सरफेस पे, कुछ राइट लेफ्ट, यानी पूरे सरफेस को कवर करने की कोशिश करेगा। जब पूरे सरफेस को कवर करने की कोशिश करेगा तो वो एनर्जी, कुछ एनर्जी राइट ट्रेवल करेगी, प्रोपेगेट करेगी, कुछ लेफ्ट। तो वो एनर्जी जो इस डायरेक्शन में गई, मिरर से टकराने के बाद बाउंस बैक होगी और वो सारी की सारी इधर वापस आएंगी। मतलब ये हुआ कि सारी की सारी एनर्जी इधर आ गई है। एनर्जी की क्वांटिटी की लिमिट से बढ़ने के बाद इस रूबी क्रिस्टल को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि उसके पास रखने के लिए जगह नहीं होती। तो हम कहते हैं कि इंटेंसिटी बेइंतहा बढ़ गई है। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने के बाद वो सारी की सारी एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने से दिखता ये है, नजर ये आता है कि रूबी क्रिस्टल की साइज एक्सटेंड हो गई है, यानी यहां से निकलकर यहां तक आ गई है। हालांकि साइज एक्सटेंड नहीं हुई, साइज तो वही होगा। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से लाइट इस डायरेक्शन में चली गई और हमें ऐसा लग रहा है कि रूबी क्रिस्टल का साइज बढ़ा हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये रिजल्ट ड्राइव किया कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट को यूनि डायरेक्शन में ट्रेवल करवाया जा सकता है, यूनि डायरेक्शन में। इस लाइट को इनिशियली यूनि डायरेक्शनल बीम का नाम दिया गया, यूनि डायरेक्शनल बीम का नाम दिया गया। चूंकि रूबी क्रिस्टल की मदद से ये बीम जनरेट की गई, इसलिए इसी बीम को हम लोग रूबी लेजर भी कहते हैं। यानी ये वो पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये कंफर्म किया गया कि लाइट्स को यूनि डायरेक्शन में ट्रेवल करवाया जा सकता है, जिसे हम लोगों ने रूबी लेजर का नाम दिया। फिर इस पर मजीद रिसर्च होता गया, होते होते इस वक्त लेजर एक टेक्नोलॉजी की शक्ल इख्तियार कर गई है और ये टेक्नोलॉजी हमारी नॉर्मल लाइफ में भी पेनिट्रेट हो गया है। पेपर में अगर ये आपसे हम पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे स्टूडेंट, जरा सुनिएगा। दो तीन तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। नंबर 1, लेजर क्या होता है, ऑपरेशंस को एक्सप्लेन कर दो, लेजर प्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर दो। या हम कहेंगे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, लेजर, मेटास्टेबल स्टेट, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ऑप्टिकल पंपिंग। तीसरा तरीका, लेजर क्या होता है, रूबी लेजर का एक्सपेरिमेंट जरा एक्सप्लेन कीजिए।
किसी भी तरीके से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। आप चाहें तो स्टूडेंट जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप इसकी लर्निंग करें, इसके कॉन्सेप्ट्स आप रखते हैं तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। जो नोट्स आपको दिए गए हैं उस नोट से इस टॉपिक की लर्निंग भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको मुनासिब लगे ऐसा आप कीजिएगा। लेक्चर्स को मोर देन वन टाइम देखिए ताकि लेजर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपको मिल जाए, समझ में आ जाए। फिर भी कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।